हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको इस विषय से संबंधित कुछ लेखांकन शब्दावलियां हैं, अकाउंटिंग टर्म्स। इन टर्म्स का सही अर्थ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी विषय को अगर आप पढ़ें तो उसकी कुछ विशिष्ट शब्दावली होती है जो उसी विषय के अंतर्गत आपके काम में आती है, और उस विषय को समझने के लिए इन शब्दों का सही शाब्दिक अर्थ आप लोगों को आना बहुत जरूरी होता है। अगर इन शब्दों का आप सही अर्थ समझते हैं तो शायद विषय को समझने में आपको और ज्यादा सरलता होगी। लेखाशास्त्र विषय को समझने के लिए इन लेखांकन शब्दावलियों का बहुत महत्व है। इनका सही अर्थ आपको आना चाहिए, ताकि अगर सही अर्थ आप समझ सकेंगे तो शायद पुस्तकों में कही गई विषय वस्तु को उसी अर्थ में आप समझ पाएंगे और इस विषय के संबंध में आपकी समझ औरों की तुलना में बहुत अच्छी हो पाएगी। तो ये कौन कौन से शब्दार्थ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सबसे पहले अपन देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में ये 7 शब्दार्थों को मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपको इस विषय को समझने में काफी सहायक होंगे। इनका सही अर्थ आप लोगों को आना चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और सबसे पहले देखते हैं लेखांकन शब्दावली में पहला शब्दार्थ व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन को अपन पढ़ें उसके पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों को सभी वीडियो का सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल सके। व्यावसायिक लेन देन किसे कहें, इसको समझने के लिए जरा देखें। व्यावसायिक लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, इसमें 2 शब्द आए हैं, लेन देन, यानी एक हाथ से अपन लेंगे दूसरे हाथ से देंगे। और यहां लेन देन का अभिप्राय यह भी है कि समान मूल्य की वस्तु ली और दी जाएगी, और ऐसी क्रिया को ही क्या कहा गया, आर्थिक क्रिया। आप वस्तु सेवा सुविधा अगर दे रहे हैं तो बदले में उतने मूल्य का प्रतिफल भी आप लेंगे। अब ये प्रतिफल हो सकता है कि मुद्रा के रूप में हो सकता है कि अन्य वस्तु के रूप में हो। तो इस प्रकार का लेन देन आर्थिक लेन देन कहलाता है। जब इस लेन देन की क्रिया में मौद्रिक मूल्य शामिल हो जाता है, मूल्य शामिल हो जाता है, मूल्य का प्रतिफल आपके शामिल हो जाता है, तो वही आर्थिक क्रिया कहलाती है, जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन ला देती है। अब एक और चीज यहां मैं और जोड़ना चाहूंगा आर्थिक क्रिया में, कि अगर ये आर्थिक क्रिया व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो रही है तो इसके अंदर लाभ उद्देश्य होना जरूरी है, और ऐसी क्रिया नियमित होना जरूरी है, तभी ये व्यवसायिक लेन देन कहलाएगा। और ये व्यवसायिक लेन देन व्यापार की वित्तीय स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है। जब भी कोई व्यवसायिक लेन देन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय की कुछ संपत्तियां, दायित्वों और पूंजी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसमें बहुत सारी शब्दार्थ नए आ गए, इनको हमको आगे इस वीडियो में समझना है। संपत्तियों का क्या मतलब है, दायित्व का क्या मतलब है, या पूंजी का क्या अभिप्राय है, यही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इन शब्दार्थों का सही अर्थ समझेंगे तो शायद इस विषय जो कि इसमें कहा गया है उसको उसी अर्थ में आप लोग समझ पाएंगे। तो व्यावसायिक लेन देन के बारे में आप लोगों ने क्या समझा, ऐसी आपके कौन सा आर्थिक क्रिया, ऐसा लेन देन जिसमें वस्तु सेवा सुविधा का आपने आदान प्रदान किया है मुद्रा के बदले, मुद्रा तुल्य वस्तुओं के बदले। तो ऐसी क्रिया ही क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। देखें, आप घर में खाना खाते हैं पर बदले में प्रतिफल के रूप में पैसा नहीं देते हैं। आपको घर पे अगर कोई पढ़ाता है तो बदले में कुछ पैसा नहीं लेता है, पर यही क्रिया आप अन्य किसी आपके व्यक्ति विशेष से बाहर करें, बाहर अगर कहीं खाना खाते हैं तो आप बदले में पैसा देते हैं, तो वो आर्थिक क्रिया है। अगर आप कोई आपके कोचिंग पे पढ़ते हैं, ट्यूशन आपने लगा रखी है, तो आपको सेवाओं के बदले क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ये आर्थिक क्रिया है।
तो जहां प्रतिफल स्वरूप आपने मुद्रा का या मुद्रा तुल्य वस्तु का भुगतान किया है, तो वही सब क्रियाएं, वही सब लेन देन क्या कहलाते हैं? आर्थिक लेन देन। और जब ये लेन देन किसी व्यवसायिक उद्देश्य से लाभ कमाने के लिए किया जाए तो वो व्यवसायिक लेन देन कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये क्लियर होगा, और व्यवसायिक लेन देनों की कुछ विशेषताएं हैं, उसके आधार पर भी इसको समझते हैं कि ये इसमें एक आर्थिक क्रिया निहित है। व्यवसायिक लेन देन में जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आर्थिक क्रिया होती है, वस्तु सेवा सुविधा के बदले आप मुद्रा या मुद्रा तुल्य आपके कौन सा वस्तुएं लेते हैं या देते हैं। तो मौद्रिक मूल्य के बदले ही वस्तु सेवा सुविधा का लेन देन किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं को लेन देन नहीं कहा जाता। ये सामाजिक क्रिया का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि ऐसी क्रिया जिसमें मुद्रा या मुद्रा तुल्य वस्तु प्रतिफल स्वरूप न ली जाए। आप किसी प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं पर बदले में पैसा या प्रतिफल नहीं ले रहे हैं, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया है, और ऐसी क्रियाओं को आपके लेन देन व्यवसायिक लेन देनों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। लेन देनों में आपके कौन सा दो भागों में बांटा गया है? आंतरिक लेन देन और बाह्य लेन देन। देखो, लेन देन के लिए जरूरी है कि यह किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होगा, एक स्वयं व्यापारी और एक अन्य दूसरा व्यक्ति। तो लेन देन के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर ये दूसरा व्यक्ति व्यापार के बाहर का है तो वो इस प्रकार के लेन देन बाह्य लेन देन कहलाते हैं। और अगर यही आपके कौन सा पक्षकार व्यापार के अंदर का आंतरिक है तो वो आंतरिक लेन देन कहलाते हैं। बाह्य लेन देन दो स्वतंत्र इकाइयों के बीच में आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है, और आंतरिक लेन देन लेखांकन समायोजनों को कहा जाता है। अब ये लेखांकन समायोजन क्या है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि स्थायी आपके कौन सा संपत्तियों पर अगर आपने हाथ लगाया है तो ये आंतरिक लेन देन का आपके कौन सा उदाहरण है। आपने किसी अन्य व्यक्ति को माल बेचा या अन्य व्यक्ति से माल खरीदा या किसी की सेवाओं के बदले उसको वेतन दिया, तो ये सब बाह्य लेन देन है। इसी प्रकार से अपन देखें कि इसमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि जो भी व्यवसायिक लेन देन हैं वो व्यापार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन लेन देनों के होने से संपत्ति, दायित्व या पूंजी में वृद्धि होगी या कमी होगी, इसको प्रैक्टिकली हम आगे समझेंगे। ऐसा परिवर्तन मुद्रा के रूप में व्यक्त करने योग्य होना चाहिए। यह विशेषता भी व्यवसायिक लेन देन में होनी चाहिए। जिस प्रकार का आपने लेन देन किया है उसको आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकें। कितने रुपए का लेन देन? 50,000, 15,000, 20,000। तो अगर व्यवहार को, व्यवसायिक लेन देन को मुद्रा में आप मूल्यांकित कर सकते हैं तो इस प्रकार का लेन देन आपके क्या होता है? पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। यही आर्थिक क्रिया जिसको अपन मुद्रा में व्यक्त कर सकें, उन्हीं व्यवहारों को हम पुस्तकों में लिखते हैं। तो यहां पर मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि पुस्तकों के में केवल उन्हीं आपके व्यवहारों को लिखा जाएगा जिसको अपन मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये व्यवसायिक लेन देन है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म। अब इसमें एक और अपन टर्म को समझते हैं, नगद और उधार व्यवहार। देखो, जो व्यवसायिक लेन देन है, जो अपन ने अभी समझा आर्थिक क्रिया, व्यवसायिक आर्थिक क्रिया, इसको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। ये दो कैटेगरी में हो जाएगी, नगद व्यवहार और उधार व्यवहार। अब आप कैसे समझेंगे कि नगद व्यवहार को किस प्रकार से परिभाषित करें? तो इसको जरा देखें। व्यवसायिक आर्थिक व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, नगद व्यवहार, उधार व्यवहार। नगद व्यवहार के बारे में देखो, प्रत्येक व्यवहार 3 चरण में होता है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हैं तो जाते ही आप क्या करेंगे? दुकानदार को आदेशित करेंगे जो वस्तु आपको चाहिए। उसके बाद वो दुकानदार वस्तु दिखाएगा और पसंद आने पर वस्तु की सुपुर्दगी आपको देगा, और तत्पश्चात आप क्या करोगे? उस वस्तु का प्रतिफल भुगतान स्वरूप उसे दोगे। तो कोई भी व्यापारिक व्यवहार इन 3 चरण में पूरा होता है, आदेश, सुपुर्दगी और भुगतान।
तो ये आप लोगों को याद रखना है कि व्यवहार के 3 चरण हैं, आदेश, सुपुर्दगी, भुगतान। अब प्रश्न आ रहा है कि नगद व्यवहार किसे कहें। तो यदि व्यवहार के तीनों चरण यानी आदेश, सुपुर्दगी, भुगतान एक समय पर ही हो जाएं या व्यवहार होते समय ही पूरा हो जाएं तो ऐसा व्यवहार नगद व्यवहार कहलाता है। आपने दुकानदार को आदेश दिया, उसने माल की सुपुर्दगी दी और आपने तुरंत भुगतान कर दिया, तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? नगद का व्यवहार। एक एग्जाम्पल देखें, नगद माल खरीदा है, कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। इस व्यवहार में माल प्राप्ति के होते समय ही नगद का क्या कर दिया गया है? भुगतान। तो ये कौन सा व्यवहार हो गया? नगद व्यवहार। उधार व्यवहार किसे कहा जाए? उधार व्यवहार भी इसी दृष्टिकोण से समझें कि जब व्यवहार के प्रथम 2 चरण यानी आदेश और सुपुर्दगी एक समय पर हो और भुगतान की जो क्रिया है वो आपके कौन सा भविष्य पर हो या भविष्य पर निर्भर करती हो, तो ऐसा आपके व्यवहार क्या कहलाएगा? उधार व्यवहार। आपने मोहन से उधार माल खरीदा है, अर्थात मोहन को आपके कौन सा प्राप्ति तो हो गई, अर्थात माल की प्राप्ति तो हो गई, परंतु भुगतान भविष्य में किया जाएगा, तो मोहन व्यापार के लिए कौन है? लेनदार बन जाएगा, क्योंकि आपने मोहन से माल खरीदा है और ये उधार व्यवहार खरीदा है, यानी मोहन से माल तो प्राप्त कर लिया पर आपने मोहन को भुगतान नहीं किया। ये भुगतान आप कब करेंगे? भविष्य में करेंगे। इस प्रकार का व्यवहार उधार व्यवहार कहलाएगा और मोहन हमारे व्यापार के लिए लेनदार बन जाएगा, क्योंकि जो उधार आपने माल खरीदा है वो रकम वो हमसे भविष्य में लेगा, इसलिए वो हमारा क्या बन गया? लेनदार। वो भविष्य में उधार क्रय की गई राशि आपके कौन सा व्यापार से लेगा। तो इस प्रकार से ये नगद व्यवहार और उधार व्यवहार आप लोगों को आने चाहिए। व्यवहार के चरण के आधार पर आप लोग उसको समझें। अगर तीनों चरण एक समय पर हो जाएं तो नगद व्यवहार, प्रथम 2 चरण एक साथ हो और भुगतान भविष्य में हो तो वो उधार व्यवहार। अब आप व्यवहारों को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व्यवहार नगद है, कौन सा उधार, उसको भी मैंने यहां पर दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझें। इसके 3 स्टेप्स हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर पहली स्टेप कैंसिल हो जाए तो सेकंड कैंसिल हो जाए तो थर्ड, पर डायरेक्ट थर्ड या डायरेक्ट सेकंड पे नहीं आना है। सबसे पहला आपको देखना है कि व्यवहार में अगर आपको कौन सा नगद शब्द दे दे, ये अगर नगद शब्द दे रखा है तो व्यवहार नगद का, और उधार शब्द दे दिया जाए तो व्यवहार कौन सा हो जाएगा? उधार का। पर अगर आपको व्यवहार में ये देखने को ना मिले तब आप व्यवहार के अंत में देखें, अगर लिखा हुआ है प्राप्त किया, चुकाया, भुगतान किया, अगर शब्द हो तो आपके व्यवहार कौन सा हो जाएगा? नगद व्यवहार हो जाएगा। पर अगर आपको सेंटेंस के पीछे, व्यवहार के पीछे ये देखने को ना मिले तो आप तीसरी स्टेज पर जाएं कि व्यवहार के दूसरे पक्षकार का नाम व्यवहार में लिखा है कि नहीं। दूसरा पक्षकार का मतलब हम व्यवहार किससे करेंगे? अन्य किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति का नाम व्यवहार में दिया है कि नहीं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यवहार में नाम न हो, अगर व्यवहार में आपके नाम नहीं हो तो ऐसा व्यवहार क्या कहलाएगा? नगद का। और अगर नाम दे रखा है तो व्यवहार क्या कहलाएगा? उधार का व्यवहार। तो ये व्यवहार को पहचान करने का तरीका है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये काम में आने वाला है, तो इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। राम को नगद माल बेचा, कौन सा वर्ड आ गया? नगद शब्द आ गया। इसका मतलब ये व्यवहार कौन सा हो गया? नगद। माल गया, नगद आया, तो ये नगद व्यवहार है। इसी प्रकार से मोहन से उधार माल खरीदा, तो ये उधार शब्द आने की वजह से ये व्यवहार कौन सा हो गया? उधार व्यवहार। आपने माल खरीदा है, पैसा कब भुगतान करेंगे? भविष्य में, तो ये उधार व्यवहार है। इसी प्रकार से 50,000 रुपए का माल खरीदा है। अब इसमें देखो पहली स्टेज आपके कैंसिल हो रही है, इसमें नगद शब्द उधार शब्द नहीं है। अब फिर दूसरी स्टेज पर आ जाओ, पीछे प्राप्त किया, भुगतान किया, चुकाया नहीं है। अब तीसरी स्टेज पर आ जाओ कि जिससे खरीदा उसका नाम दे रखा है क्या? आपने माल खरीदा है, उस व्यक्ति का नाम है क्या? और नाम न हो
तो ये व्यवहार कौन सा होगा? नगद का। इस कारण से 50,000 रुपए का माल खरीदा, किससे खरीदा ये नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका मतलब ये व्यवहार कौन सा हो जाएगा? नगद का हो जाएगा। एक व्यवहार और देखें, 40,000 रुपए का माल सोहन को बेचा। अब यहां प्रश्न आ रहा है कि पहली स्टेज कैंसिल है, नगद शब्द उधार शब्द नहीं है, सेंटेंस के पीछे प्राप्त किया, चुकाया, भुगतान किया नहीं है। अब देखें कि किसको बेचा, उसका नाम व्यवहार में है क्या, और वो दे रखा है सोहन को बेचा। इस कारण से ये व्यवहार उधार व्यवहार हो जाएगा। आपने माल तो बेचा है, पर सोहन पैसा कब भुगतान करेगा? भविष्य में भुगतान करेगा, इसलिए सोहन व्यापार के लिए देनदार है, ये उधार व्यवहार है। अब इसी में एक और व्यवहार देखें, वेतन चुकाया। प्रश्न आ रहा है कि नगद शब्द उधार शब्द नहीं है, पर सेंटेंस के पीछे क्या लिखा हुआ है? चुकाया शब्द दे दिया, तो ये व्यवहार कौन सा हो जाएगा? नगद व्यवहार। इसी प्रकार से कमीशन प्राप्त किया, सेंटेंस के पीछे क्या लिखा हुआ है? नगद शब्द उधार शब्द नहीं है, सेकंड स्टेज में लिखा हुआ है प्राप्त किया, तो ये भी नगद व्यवहार है। मोहन को भुगतान किए, ये भी नगद व्यवहार है। इसी प्रकार से राम से 5,000 रुपए प्राप्त किए, ये भी क्या है? नगद व्यवहार है। अब इसमें देखो मिक्स व्यवहार भी आ सकता है। सोहन को माल बेचा 20,000 रुपए और 10,000 रुपए नगद प्राप्त किए, तो ये व्यवहार वैसे भी समझ में आ रहा है कि सोहन को माल बेचा है 20 और वो नगद दे रहा है 10, तो बाकी के 10 कब देगा? भविष्य में। तो ये व्यवहार नगद व्यवहार भी है और उधार व्यवहार भी है। तो इस प्रकार से आपके कौन सा व्यवहारों की पहचान आपको आनी चाहिए। तो हमने पढ़ा व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन को हम दो श्रेणी में बांटते हैं, आपके कौन सा नगद व्यवहार और कौन सा उधार व्यवहार, और इन व्यवहारों की पहचान आप इस प्रकार से करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण टर्म देखते हैं जिसको नाम दिया है पूंजी कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पूंजी का जो टर्म है, पूंजी या कैपिटल की जो टर्म है, ये स्वामी के नाम की बजाय आपकी पुस्तकों में लिखा जाता है। व्यापार का स्वामी जब भी व्यापार से व्यवहार करेगा तो उसके नाम से लेखा करने की बजाय हम दो अकाउंट खोलते हैं, उनमें से एक अकाउंट है पूंजी कैपिटल अकाउंट। किस प्रकार से जरा देखें, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में स्वयं के पास से दीर्घकाल के लिए लगाया गया धन, माल, संपत्ति का योग पूंजी कहलाता है। देखो, व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगा रहा है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि स्वामी व्यापार में पैसा लगा रहा है, और क्या लगा रहा है? धन, माल, संपत्ति, इसके कुल योग को ही क्या नाम दिया गया? पूंजी कैपिटल। लेन देन समझना है हमारे को, यहां पर लेन देन किसके बीच में हो रहा है? व्यापार और व्यापार के स्वामी के बीच में। तो स्वामी व्यापार में पैसा लगा रहा है धन, माल, संपत्ति के रूप में, पर व्यापार प्रतिफल स्वरूप उसको अभी कुछ नहीं दे रहा है। तो कब देगा? अभी नहीं देगा तो कब देगा? भविष्य में देगा। तो इस कारण से पूंजी व्यापार का क्या बन जाएगा? दायित्व बन जाएगा, क्योंकि जब भी भविष्य में भुगतान करना हो तो ऐसा सभी भुगतान व्यापार के लिए दायित्व होता है, ये याद रखें। तो स्वामी ने व्यापार में पैसा लगाया, पर व्यापार ने प्रतिफल स्वरूप उसे कुछ भुगतान नहीं किया। कब करेगा? भविष्य में करेगा। इस कारण से पूंजी व्यापार के लिए क्या बन गया? दायित्व। अभी आपको इतना ही समझना है। अब बात करते हैं कि लेखांकन के दृष्टिकोण से स्वामी और फर्म को या व्यापार को अलग अलग आपके कौन सा इकाई माना जाता है। जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो स्वामी को भी आपके सेकंड पर्सन मानते हुए आपको पुस्तकों में लेखा करना है। दूसरा व्यक्ति मानते हुए, अलग इकाई मानते हुए आपको पुस्तकों में लेखा करना है। ये लेखांकन दृष्टिकोण से। आप ये सोचें कि उसका ही तो व्यापार है, उसी ने तो पैसा लगाया है, तो फिर उसका व्यवहार का पुस्तकों में क्यों व्यवहार का लेखा किया जाए? नहीं, अकाउंटिंग का जो रूल है वो यही है कि स्वामी को भी व्यापार से पृथक इकाई माना जाता है। तो उससे भी अगर कोई लेन देन हुआ है तो उसका भी लेखा पुस्तकों में अन्य व्यक्तियों की तरह ही किया जाएगा।
तो स्वामी जब व्यापार में पैसा लगाएगा तो उसके नाम की बजाय कौन सा खाता खोलेंगे? पूंजी खाता प्रभावित किया जाएगा। पूंजी विनियोग के बदले व्यापार ने स्वामी को प्रतिफल स्वरूप कुछ नहीं दिया है। पूंजी की राशि से ही व्यापार में माल और संपत्ति क्या करी जाती है? खरीदी जाती है। स्वामी ने जो पैसा लगाया, अब उस पैसे से हम माल खरीदेंगे, उस पैसे से संपत्ति खरीदेंगे, तो व्यापार इसी प्रकार से प्रारंभ होगा। पूंजी की गणना करने का एक आपको तरीका बताया है कि कुल संपत्ति में से अगर बाह्य दायित्व को आप घटा दें तो इस प्रकार से आपकी कौन सा पूंजी की रकम को हम ज्ञात कर सकते हैं। पूंजी कैसे कैलकुलेट करें? अभी आप लोगों को इतना ही समझना है कि राम ने 1 लाख रुपए नगद, 50,000 रुपए के फर्नीचर और 25,000 रुपए के माल लगाकर व्यापार चालू करा। तो चालू करने वाला कौन है? व्यापार को राम। तो राम कौन हुआ? जो व्यापार चालू करेगा वही व्यापार का स्वामी है, क्योंकि वही व्यापार में पैसा लगाएगा। तो पूंजी की रकम कैसे कैलकुलेट करें? तो स्वामी ने अपने पास से 1 लाख रुपए नगद लगाए, 50,000 रुपए का फर्नीचर लगाया, 25,000 रुपए का माल लगाया। इस कुल राशि को ही हम क्या बोलेंगे? पूंजी। 1,75,000 रुपए। जैसा कि अपन ने समझा था कि स्वामी स्वयं के पास से दीर्घ काल के लिए व्यापार में जो राशि लगाता है वही पूंजी है। एक और एग्जांपल समझो कि राम ने 50,000 रुपए नगद, 20,000 रुपए का माल स्वयं के पास से लगाया है और 80,000 रुपए पत्नी से उधार लेकर व्यापार चालू किया है। तो यहां पर आपको बस ये बिंदु याद रख लेना है कि पूंजी वही है जो स्वामी स्वयं के पास से लगाए। तो स्वामी ने यहां पर अपने पास से क्या लगाया है? नगद लगाया है, माल लगाया है। तो माल के लिए स्टॉक अकाउंट आता है काम में। अभी हम आगे इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्वामी ने क्या लगाया अपने पास से? नगद और क्या लगाया? माल। तो इसका कुल योग यानी 70,000 रुपए ही पूंजी माना जाएगा। तो प्रश्न आ रहा है कि जो पत्नी से उधार लेकर लगाया, तो पत्नी तो उसी की है। आपके दिमाग में ये बात आएगी भाई पत्नी तो उसी की है, पैसा भी उसी का ही है। तो ये ऐसा नहीं है। पैसे के मामले में दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पत्नी से जो उधार लिया वो व्यापार में ऋण के रूप में होगा। हम पत्नी का ऋण खाता खोलेंगे और उससे ली गई राशि व्यापार के लिए ऋण है, जिसे निश्चित समय पर ब्याज सहित चुकाना होगा। तो ये ऋण कहलाएगा 80,000 रुपए जो पत्नी से उधार लेके आपने लगाया है। व्यापारी स्वयं के पास से लगाए वो पूंजी और अन्य लोगों से लेकर लगाता है तो वो ऋण स्वरूप होगा। तो पूंजी शब्द का अभिप्राय हम लोगों ने समझा कि पूंजी किसे कहा जाए। अगर स्वामी व्यापार में पैसा आपके कौन सा लगाता है, विनियोजित करता है, उसे ही क्या नाम दिया गया है? पूंजी, कैपिटल। अब इसी में एक और शब्दार्थ समझते हैं जो स्वामी से संबंधित है, आहरण, ड्रॉविंग्स। जैसा कि मैंने कहा कि व्यापार के स्वामी को लेकर पुस्तकों में 2 खाते खोले जाते हैं उसके नाम की बजाय। स्वामी पैसा लगाए तो पूंजी खाता, और अगर निजी उपयोग के लिए निकालता है तो उसके लिए आहरण, ड्रॉविंग्स अकाउंट खोला जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई कोई भी धनराशि या माल का मूल्य, व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई भी निजी भुगतान आहरण, ड्रॉविंग्स कहलाता है। आहरण की राशि व्यापार के लिए क्या है? संपत्ति होती है। देखो, अगर व्यापार का स्वामी व्यापार से अपने निजी कार्यों के लिए, निजी आपके भुगतान के लिए पैसा, माल अगर आपके कौन सा निकालता है तो उसको हम पुस्तकों में आहरण के रूप में लिखेंगे, क्योंकि व्यापार से नगद गया है, माल गया है व्यापार का, तो उसका पुस्तकों में तो लेखा करना ही पड़ेगा। और ये निजी कार्य के लिए गया है तो स्वामी के नाम की बजाय हम ड्रॉविंग्स अकाउंट पुस्तकों में खोलेंगे, यानी कौन सा? आहरण खाता। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं कि राम जो कि व्यापार का स्वामी है, अपनी पुत्री के विवाह हेतु 20,000 रुपए का माल और 50,000 रुपए आपके कौन सा उसने व्यापार से निकाले हैं। प्रश्न आ रहा है कि स्वामी ने 2 चीजें व्यापार से निकाली हैं। पुत्री का विवाह की जिम्मेदारी स्वामी की है, व्यापार की नहीं है। तो यह उसका निजी कार्य है। तो निजी कार्य के लिए उसने माल भी निकाला और निजी कार्य के लिए उसने रकम भी निकाली है। तो इसका कुल योग ही क्या कहलाएगा? आहरण। पुस्तकों में लिखा जाएगा
चाहे स्वामी ही क्यों ना निकाल कर ले जाए। तो लिखेंगे तो किस रूप से लिखेंगे अपन इसको, आहरण के नाम से दर्ज किया जाएगा। नगद व आपके कौन सा माल। तो यहां पर कितने रुपए का नगद निकाला, 20,000 रुपए का। कितने का माल निकाला, 50,000 रुपए का। और कुल कितने रुपए आपके आहरण किए हैं, 70,000 रुपए। इसी में एक और एग्जांपल देखें कि राम जो कि स्वामी हैं, उसकी पत्नी ने व्यापार की मोटर कार का आधे समय निजी कार्य में काम में लिया है। देखो, व्यापार की मोटर कार है, व्यापारिक कार्य में काम में आनी चाहिए, पर उसकी कार को, व्यापार की कार को राम की पत्नी आधे समय अपने निजी कार्यों के अंदर कौन सा काम में ले रही है। तो कार का जो वार्षिक खर्चा आया वो आया 20,000। तो प्रश्न आ रहा है कि आहरण की रकम क्या होगी। आपको यहां इशारा दिया है कि आधे समय निजी काम में कार काम में आई, तो इन खर्चों का आधी रकम भी कौन भुगतेगा, स्वामी भुगतेगा। आधे खर्चों को निजी खर्च माना जाएगा। तो ड्रॉइंग्स क्या कहलाएगा, आहरण की राशि हो जाएगी। कार के वार्षिक खर्चों का आधा यानी अपॉन 2 कर दें तो ये 10,000 रुपए की राशि आहरण की राशि मानी जाएगी। अब बात आती है कि अगर खर्च की आधी राशि आहरण है तो रिमेनिंग जो आधी राशि है, बची हुई आधी राशि को अपन क्या मानेंगे, व्यापारिक खर्च। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अब इसी में एक और एग्जांपल मैंने आपको समझाया है कि राम ने अपने पुत्र के स्कूल की फीस और घर का किराया 15,000 रुपए व्यापार से भुगतान किया है। पुत्र के स्कूल फीस का और घर के किराए का जिम्मेदारी किसकी है, स्वामी की है। ये उसका निजी खर्च है, इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। पर इस आपकी रकम का भुगतान कहां से किया गया, व्यापार से किया गया। अब इस व्यवहार का लेखा व्यापारिक पुस्तकों में लिखना जरूरी है, क्योंकि इतने रुपए व्यापार से गए हैं। इस कारण से इस व्यवहार को पुस्तकों में लिखेंगे, पर किस नाम से लिखें, इसको आहरण यानी ड्रॉइंग्स के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि व्यापार से इतने रुपए की रकम निजी कार्यों के लिए, निजी खर्चों के लिए भुगतान की गई है। तो आहरण की राशि क्या कहलाएगी, 40,000 रुपए। तो कुछ आपके व्यवहार इस प्रकार से आपको समझने, इन वर्ड्स को अपन ने समझा दिया कि स्वामी का नाम पुस्तकों में नहीं लिखते हैं। स्वामी के नाम की बजाय 2 खाते खोले जाते हैं। स्वामी अगर पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट, और निजी कार्य के लिए निकालता है तो कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। अब एक और आपके कौन सा टर्म समझते हैं, व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट। देखो, आप सामान खरीदने जाते हैं, दुकानों पर आप सामान खरीदते हैं, तो आपको यह चीज तो पता होगी कि दुकानदार वस्तु पर आपके लिखी हुए मूल्य से कुछ रकम कम आपसे लेता है। तो ये जो उसने आपको कम रकम आपसे ली है, ये कहलाती है छूट। इसी को नाम दिया कटौती। यानी वस्तु पर अंकित मूल्य से कम रकम अगर व्यापारी आपसे लेता है तो इस रकम को ही छूट का नाम दिया है। पर याद रहे, ऐसी छूट में व्यापारी की सहमति जरूरी है। आप जबरदस्ती कम पैसे दें तो वो फिर छूट नहीं कहलाएगी। छूट तभी कहलाएगी जब उस आपकी कम राशि के लिए व्यापारी की भी क्या हो, सहमति। और इस छूट को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमारे आपके कौन सा सिलेबस में 2 प्रकार की छूटें आपको देखने को मिलेगी, व्यापारिक छूट और नगद छूट। तो पहले समझते हैं व्यापारिक छूट किसे कहा जाए। छूट से आशय उस राशि से है जो विक्रेता क्रेता को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रदान आपके पास की जाती है, जिसे बट्टा भी कहते हैं। और ये बट्टा यानी छूट 2 प्रकार का होता है। पहला है व्यापारिक छूट। वह आपके छूट थोक व्यापारी अथवा निर्माता द्वारा सूची मूल्य पर निश्चित प्रतिशत आपके रूप में फुटकर व्यापारियों को दी जाती है। देखो, अगर आपने थोक में कभी माल खरीदा है तो आपको अनुभव होगा कि आप अपने मूल्य की दुकान से खरीदेंगे तो वो तो वस्तु के अंकित मूल्य पर जो मूल्य लिखा है उस पर ही आपको मूल्य, आपके कौन सा वस्तु देगा। पर अगर उसी प्रकार की वस्तु आप थोक बाजार से
क्वांटिटी में परचेस करके आते हैं तो आपको वो दुकानदार, थोक व्यापारी आपको अंकित मूल्य से कम आपके मूल्य पर वस्तु आपको देगा। उसके छूट देने का पीछे का उद्देश्य क्या है कि आप एक वस्तु खरीदने की बजाय वो वस्तु आपके थोक में खरीदें, यानी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदें। साबुन की एक बट्टी मूल्य के दुकानदार से ली तो वो तो उस पे अंकित मूल्य ही आपसे लेगा। अगर यही साबुन की बट्टी आपने थोक व्यापारी से पूरी एक पेटी यानी 12 दर्जन खरीद लिए साबुन, तो ऐसी स्थिति में वो आपको हो सकता है अंकित मूल्य का 15 या 20% आपको छूट प्रदान करे। ऐसी छूट क्या कहलाएगी? व्यापारिक छूट कहलाती है। तो जब भी छूट अधिक माल क्रय करने के बदले, बल्क में माल क्रय करने के बदले दी जाती है तो वो व्यापारिक छूट कहलाती है। वह छूट उस समय दी जाएगी जब आप माल इकट्ठा या बड़ी आपके मात्रा में खरीदते हैं। यह छूट नगद व्यवहार, उधार व्यवहार अगर आप करते हो दोनों पर मिलेगी, पर आपका उद्देश्य क्या होगा कि ये आपके कौन सा वस्तु आप बड़ी मात्रा में खरीदें, तब आपको व्यापारिक छूट मिलेगी। चाहे ऐसा व्यवहार नगद का हो, चाहे कौन सा उधार का, क्योंकि व्यापारिक छूट का संबंध किससे है? क्योंकि ये छूट क्रय से संबंधित है। आप कितनी क्वांटिटी में क्रय करते हैं, कितनी बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं, ये छूट उस पर निर्भर है, न कि भुगतान से संबंधित है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। व्यापारिक छूट की जनरल प्रविष्टि आपके पुस्तकों में नहीं की जाती है, ये चीज ध्यान रखें। इसको केवल अगर आपने नगद माल खरीदा है तो कैश मेमो बनाया जाएगा, बिल को हम कैश मेमो बोलेंगे, उसमें से व्यापारिक छूट घटाकर दिखाएंगे। उधार खरीदा है तो बीजक आपके कौन सा बनाया जाता है? इनवॉइस बनाया जाता है, उस इनवॉइस में से व्यापारिक छूट को घटा के दिखाया जाएगा। पर व्यापारिक छूट के नाम से पुस्तकों में कोई खाता नहीं खोलेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको यहां पर समझाया है कि मोहन को आपने 2 लाख रुपए का माल 10% व्यापारिक आपकी छूट पर बेचा है। प्रश्न आ रहा है कि मोहन को आपने माल बेचा है, ये आपका कौन सा उधार व्यवहार है, क्योंकि क्या आ गया? मोहन को बेचा, नगद शब्द नहीं, उधार शब्द नहीं है, प्राप्त किया, चुकाया, भुगतान किया शब्द नहीं है, डायरेक्ट आप बजाएं किसको बेचा? मोहन को, ये उधार व्यवहार है। अब बात आ रही कि कितने का माल बेचा? 2 लाख का, साथ में लिखकर दे दिया कि 10% व्यापारिक छूट पर। तो प्रश्न आ रहा है कि पुस्तकों में कितने रुपए से लिखा जाए? व्यापारिक छूट को घटाने के बाद, यानी 1,80,000 रुपए पर पुस्तकों में लिखा जाएगा। 2 लाख में से 10% आपके व्यापारिक बट्टा यानी 20,000 कम कर दें तो पुस्तकों में लेखा कितने रुपए से होगा? 1,80,000 रुपए से। 20,000 जो व्यापारिक छूट है उसको लेकर पुस्तकों में कोई खाता नहीं खोलेंगे, उसको लेकर पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाएगा। तो ये व्यापारिक छूट है, ये थोक व्यापारी तभी प्रदान करेगा जब आप माल बड़ी मात्रा में खरीदें, क्वांटिटी में खरीदें, तब ये व्यापारिक छूट आपको मिलेगी। तो व्यापारिक छूट का उद्देश्य अधिक से अधिक माल का क्या होता है? विक्रय करना होता है। अब इसी का विपरीत है नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट। नाम से ही स्पष्ट है, नगद छूट है, कैश डिस्काउंट है, यानी नगद प्राप्ति के समय दी गई छूट। और यह नगद प्राप्ति के समय दी गई छूट को नगद बट्टा कहते हैं। जब व्यापारी निश्चित समय पर अथवा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कुल रकम में से या बकाया राशि में से छूट प्रदान करता है तो उसे नगद छूट कहते हैं। हमें कोई रकम जल्दी प्राप्त करनी है, समय पर प्राप्त करनी है, तो हम अपने ग्राहक को नगद बट्टे का आपके कौन सा विकल्प देंगे कि अगर आप समय पर भुगतान करेंगे तो आपको इतनी और छूट देंगे। तो भुगतान के समय दी गई छूट नगद बट्टा कहलाती है। ऐसी छूट ग्राहकों को शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ये छूट रकम के भुगतान के समय दी जाती है। व्यापारिक बट्टा व्यवहार होते समय और ये भुगतान करते समय आपके प्रदान की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नगद छूट का लेखा आपके कौन सा भुगतान का पुस्तकों में लेखा किया जाएगा, इसकी प्रविष्टि की जाएगी। आपको नगद छूट खाता यानी कैश डिस्काउंट अकाउंट बुक्स में ओपन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये जो छूट खाता है डिस्काउंट अकाउंट,
इसकी प्रकृति नाम मात्र के खाते की होती है। ये खाते कितने प्रकार के होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, ये मैंने आगे से संबंधित टॉपिक है पर मैंने यहां बता दिया ताकि ये आपको याद हो जाए। 4-5 बार आएगा अभी बीच में, अपने आप कंठस्थ होगा। तो ये छूट खाता पुस्तकों में खोला जाएगा। इसकी प्रकृति नाम मात्र के खाते की होती है। अतः जब व्यापारिक छूट आपकी व्यापारिक छूट देता है तो ये व्यापार के लिए खर्चा माना जाएगा और ऐसे छूट खाते को हम डेबिट करेंगे। और जब व्यापारिक छूट प्राप्त करता है तो ये व्यापार के लिए आय है और इस छूट खाते को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो जब हम पुस्तकों में जर्नल एंट्री करेंगे तब ये रूल्स हमको पढ़ने हैं और उसके आधार पर ये डिस्काउंट का लेखा होगा, पर फिर भी मैंने आपको यहां पर अभी विस्तार से बता दिया। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखें कि 2 लाख का माल 10% आपके नगद बट्टे पर क्या करा है, आपने बेचा है। किसको बेचा, नाम पता है क्या, नहीं पता। इसका मतलब व्यवहार कौन सा हो गया, नगद का। और नगद के व्यवहार के समय आपने 10% नगद बट्टा दिया है, यानी 10% की क्या दे दी है, छूट दे दी ग्राहक को कि अगर तुरंत भुगतान करोगे तो 10% की छूट। तो प्रश्न आया कि यह व्यवहार नगद का है। इस व्यवहार में विक्रय कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का। तो विक्रय खाता कितने से खोला जाएगा, 2 लाख से। नगद कितना प्राप्त हुआ, नगद बट्टा घटाने के बाद रकम निकालें तो 2 लाख का 10% कम करें 20,000 रुपए, तो नगद कितना प्राप्त हुआ, 1,80। तो नगद खाता कितने से खोला जाएगा, 1,80,000 से। वो जो 20,000 रुपए की आपने छूट प्रदान करी है, इसको वे मानते हुए पुस्तकों में डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट नगद बट्टा खाता कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। तो नगद बट्टा खाता पुस्तकों में लिखा जाएगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये नगद बट्टा खाता अपन पुस्तकों में लिखेंगे। अब इसी प्रकार से अपन देखें एक व्यवहार और कि मोहन ने 50,000 रुपए की राशि 5% नगद बट्टा काटकर भुगतान करी है। मोहन हमारा आपके कोई देनदार है जिससे हमें 50,000 रुपए लेने। अब मोहन से अगर वो पैसा अपन को लेना है तो हमने उसको कितने का नगद बट्टा दिया, उसको जल्दी रकम लेने के लिए 5% नगद बट्टा आपने क्या कर दिया, छूट दे दी। तो उसने 5% बट्टा काटकर शेष रकम का भुगतान हमें कर दिया। 50,000 का 5% 2,500 रुपए। तो हमको नगद कितने रुपए प्राप्त हुए, 47,500 रुपए। तो इस व्यवहार में पुस्तकों का लेखा करने के लिए मोहन कितने का हिसाब दे रहा है, 50,000 का। नगद कितना दे रहा है, 47,500। 50,000 का 5% 2,500 कम करें तो कितने रुपए वो नगद देगा, 47,500 रुपए हमें नगद देगा। और जो 2,500 रुपए की अपन ने उसको छूट दी, नगद बट्टा दिया, तो नगद बट्टा कितने से खोला जाएगा, 2,500 रुपए से खोला जाएगा। तो इस प्रकार से बट्टे संबंधी व्यवहार आपके आएंगे तो आपको पता होना चाहिए बट्टा क्या होता है, बट्टा कितने प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा कब दिया जाता है, नगद बट्टा कब किया जाता है, किसका पुस्तकों में अपन लेखा करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। ये सभी प्रश्नों के जवाब इस दोनों आपके चीजों में मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो ये जो अकाउंटिंग टर्म्स आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। इसका सही अर्थ आप लोगों को आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पहले अपन ये सारी टर्म्स पढ़ रहे हैं, फिर हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। अब इसी में अपन जो नेक्स्ट देखें, आपको अगले आपकी वीडियो में इन लेखांकन शब्दावलियों को लेकर मैं बताने वाला हूं, जिसमें माल, विक्रय, क्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और स्टॉक रहतिया किसे कहा जाए या वस्तु सूची किसे कहा जाए, इसका मैंने विस्तार से उदाहरण सहित आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया है। सभी वीडियोस को देखें। इन लेखांकन शब्दावली को करने के पश्चात ही हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, ताकि वो आपको पूरा अच्छी तरीके से सभी सही अर्थों में समझ में आए। थैंक यू।